देश के रीढ़ की हड्डी होती है कहीं की भी इंश्योरेंस सेक्टर। आपके पास केवल पैसा है, उसके बदौलत आपको इंश्योरेंस कंपनी खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है अगर आपका पास बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं रहा हो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत डोमिनेंट होती जा रही है कि अगर कोई पीई फर्म भी इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च करना चाहती है इंडिया में तो उसका स्वागत है। किसी संस्था का अगर 10% या 10 से नीचे का अगर स्टेक है तो उसको प्रमोटर नहीं माना जाता था। मेरा अपना मानना है कि इस तरह के टाई अप करने से कोई बहुत भूचाल आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सीईओ होता तो मैं इस चीज का इस ग्राउंड पे मैं उसका विरोध करता। नमस्कार, इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में इंश्योरेंस की दुनिया में ऐसी कौन सी खबरें थी जो चर्चा में रही और जिसके बारे में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज एक बार फिर से मिस्टर मनोज पांडे जी उन खबरों पर हमारी इन्फॉर्मेशन को और गहरा करेंगे। मनोज पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजीत जी। नमस्कार मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी, कुछ दिन पहले 25 नवंबर को एक IRDAI ने एक प्रेस नोट रिलीज किया है। करीबन ये 3-4 पेजों का प्रेस नोट है। काफ़ी सारी कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो कि उनका कहना है कि 2047 तक इंश्योरेंस की दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रांति होने वाली है। कई सारी चीज़ों पे उन्होंने अमेंडमेंट किया है। तो सबसे पहला जो मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आपसे डिस्कस करूं, और उन्होंने ऐसा लिखा है कि इन्वेस्टमेंट थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल हैज़ बीन मेड ऑप्शनल फॉर प्राइवेट इक्विटी फंड्स इनेबलिंग देम टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बारे में थोड़ी सी बात बताइए कि पहले स्पेशल व्हीकल के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता था पीई का, प्राइवेट इक्विटी का, जो कि ऑप्शनल कर दिया है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने ऐसा डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लिया है जो अभी पिछले कई दिनों से सारे जो न्यूज आइटम आ रहे हैं पेपर में उसी डॉक्यूमेंट के बारे में आ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल जड़ ही पकड़ के अपने हाथ में रख लिया है। हाँ जी। देखिए, चीजें बदल रही हैं। अभी 75वें साल है हमारा स्वतंत्रता का, और 2047 की जब हम बात करें दैट मीन्स 100 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये 25 साल का समय रोड मैप IRDA बनाने की कोशिश कर रहा है और उनका अपना लक्ष्य है कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास इंश्योरेंस पहुंच पाए। तो ये तो बहुत ही स्वागत योग्य है। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस बनाना पड़ेगा। अवेयरनेस बनाने के लिए इंश्योरेंस में बहुत सारे लोगों का आना होगा, बहुत सारी कंपनियों को आना होगा। टेक्नोलॉजी में पैसा लगता है तो पैसा का भी आना होना जरूरी हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजों को लेकर के जब से नए चेयरमैन आए हैं IRDAI के देवाशीष पांडा जी, वो काफी विचार विमर्श कर रहे हैं। कई राउंड ऑफ मीटिंग हो रही है। बहुत सारे ड्राफ्ट रेगुलेशन पब्लिक डोमेन में डाले गए हैं कि जो भी एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देना चाहें दे। तो उन सब चीजों के बाद ये जो डॉक्यूमेंट आया है, प्रेस रिलीज आया है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने शायद 7-8 आइटम्स को लिस्ट किया है जो कि ऑलरेडी डिसीजन जिसका हो चुका है और जिसके लिए बजट होते हैं ना, गवर्नमेंट का जो गजट नोटिफिकेशन होता है वो आ जाएगा। और एक पार्ट है जो अभी भी चर्चा के अधीन है, यानी उस पर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। तो ये जो आपने बात उठाई पी इन्वेस्टमेंट वाली, देखिए इंश्योरेंस सेक्टर बड़ा ही सेंसिटिव मतलब इंडस्ट्री होता है। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर वाली लोग यहाँ वेलकम नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों के विश्वास के साथ ये जुड़ा होता है। देश के रीढ़ की हड्डी होती है कहीं की भी इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि एक तो वो देश के विकास में पैसा इकट्ठा करती है और साथ में जब कोई घटना दुर्घटना होती है, आदमी की हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो, सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस कंपनी ही आती है। तो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और इसलिए हर देश में, इंडिया में ही नहीं, हर जगह जब भी कोई आदमी इंश्योरेंस कंपनी खोलने की बात करता है तो उसकी बैकग्राउंड की चेकिंग बहुत सही ढंग से होती है। फिट एंड प्रॉपर एक वर्ड यूज होता है हर रेगुलेशन में। आपके पास केवल पैसा है, उसके बदौलत आपको इंश्योरेंस कंपनी खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है अगर आपका पास बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं रहा हो। तो पैसा भी चाहिए और बैकग्राउंड भी ठीक चाहिए। इसलिए जब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर खोला, प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया गया, तो दो क्राइटेरिया रखा गया। फिट एंड प्रॉपर तो है ही, आपका बैकग्राउंड कैसा है, और साथ ही साथ 100 करोड़ का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखा गया।
यानी दैट इज द एंट्री बैरियर। अगर किसी को इंश्योरेंस खोलना है इंडिया में कंपनी, तो 100 करोड़ का तो शुरुआती कैपिटल आपको चाहिए। और अच्छी बात ये होती है, या बुरी बात जो कह लीजिए, कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, खास करके लाइफ इंश्योरेंस डोमेन में, शुरू में आपको कैपिटल को और इन्फ्यूज करना पड़ता है। तो अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ठीक है कि सारी कंपनियों ने 100 करोड़ से अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ के 2000 करोड़, 2500 करोड़, 1800 करोड़ इस तरह का है। 7-8 साल के बाद क्या होता है कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस इतना आने लगता है जिससे कि काम चल जाता है। अब स्थिति यह है कि इंडिया में IRDA चाह रहा है कि नए लोग आए, पुराने लोग शायद आना नहीं चाहते हैं। हाल में एक मीटिंग भी हुई थी अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी सबको इनवाइट करने के लिए, लेकिन इस बीच क्या हुआ है कि जमाना बदला है। पिछले 20 सालों में जमाना बदला है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत डोमिनेंट होती जा रही है। इन्वेस्टमेंट के डोमेन में ये जो PE फॉर्म्स होते हैं, पार्टिसिपेटिव इक्विटी फॉर्म, ये बेसिकली ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें बहुत ही सुपर रिच NRI में नहीं कहूंगा, सुपर रिच, चाहे वो ग्लोब के कहीं भी है, उनका पैसा लगा होता है। इनके पीछे सोवरेन वेल्थ फंड होते हैं, इस पेंशन फंड होते हैं, यानी एक फ्रंटिंग कंपनी टाइप के काम करती है, उसके पीछे दूसरे लोगों का पैसा लगा होता है। तो थोड़ा सा इनको शक की निगाह से पहले देखा जाता था, लेकिन समय के साथ इन्होंने भी अपना क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ा लिया है और आज इस स्थिति में आ गए हैं कि IRDA ने इस बात का मतलब परमिशन अब दे रहा है कि अगर कोई PE फर्म भी इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च करना चाहती है इंडिया में तो उसका स्वागत है। तो ये एक बदलाव है, क्योंकि मैं जानता अभी इंडिया में 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें PE फर्म स्टेक होल्डर हैं, जैसे इंडिया फर्स्ट में है, नीवा बूपा में एक ट्रू नॉर्थ करके PE फर्म है, उनका ज्यादा स्टेक है, दे आर एट द ड्राइवर सीट ऑल्सो। तो ये अच्छा बदलाव है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अब केवल बहुत ही पुरानी एस्टेब्लिश कंपनी ही इंश्योरेंस में आएगी, ऐसी बात नहीं है। नए जमाने की जो अच्छी कंपनियां हैं उनको भी IRDA अब निमंत्रित कर रहा है। पहले एक कंडीशन था कि अगर आपको PE फर्म को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड अलग कंपनी बनानी पड़ेगी जो कि शेयर खरीदेगा। अब उन्होंने इस चीज को शायद हटा दिया है। अब ये कह रहे हैं कि PE फर्म अपने मूल स्थिति में ही, मूल क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर में ही वो पैसे का इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा जो इसमें चेंज किया गया है कि पहले ये था कि अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी में किसी संस्था का अगर 10% या 10 से नीचे का अगर स्टेक है तो उसको प्रमोटर नहीं माना जाता था, लेकिन 10 के ऊपर वालों को प्रमोटर माना जाता है। और जैसे ही आप प्रमोटर बनते हैं आपका ड्यू डिलिजेंस काफी डीप होने लगता है, फिट एंड प्रॉपर वाली बात आने लगती है। यहां भी रिलैक्सेशन किया गया है। अब 25% तक भी अगर कोई इक्विटी रखता है किसी कंपनी में तो उसको प्रमोटर माना जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बदलाव है कि लोग अब पैसा मतलब फॉर्म्स वगैरह पैसा लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के IRDA का ये जो इनिशिएटिव है वो नए जमाने के स्मार्ट लोगों को जिनके पास पैसा है उनको आमंत्रित कर रहा है कि आप आइए और इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी को एस्टेब्लिश कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने मनोज पांडे जी इस बात को एक्सप्लेन किया है। और ये चीज़ साफ साफ बताती है कि अब, मुझे करेक्ट कीजिएगा पांडे जी, कि अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा आएगा क्योंकि अब ये अवेलेबिलिटी इसकी बढ़ गई है, इसके कानून थोड़े आसान कर दिए गए हैं, इसके लिए इसमें ज़्यादा पैसा आएगा और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कंपनीज भी बढ़ जाएगी, ऐसा होगा? बिल्कुल। एक कंपनी को ऑलरेडी लाइसेंस इसी मतलब नोट में बताया गया है कि उन्होंने एक कंपनी को लाइसेंस दे दिया है। और कल की न्यूज़ थी जिसमें देवाशीष पांडा साहब का ही इंटरव्यू था कि कम से कम 16-17 कंपनियां हैं जो पाइपलाइन में हैं जिनको आने वाले समय में लाइसेंस दिया जाएगा। तो काफी दिनों के बाद कुछ नई कंपनियों की एंट्री हो रही है, यह भी एक सुखद बात है। मनोज पांडे जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर मैंने ये देखी, इंक्रीज इन टाई अप लिमिट्स फॉर इंटरमीडियरी। तो अब इसमें इंटरमीडियरीज की जो टाई अप लिमिट्स है वो बढ़ाई है, उसमें कॉर्पोरेट एजेंट्स के लिए लिमिट बढ़ाई गई है, जो कि कॉर्पोरेट कैन टाई अप विद 9 इंश्योरेंसेज, 9 इंश्योरेंस। पहले 3 में था उनका टाई अप, कॉर्पोरेट एजेंट का टाई अप पहले 3 इंश्योरेंस कंपनी के साथ था, अब 9 कंपनी के साथ हो गया है। और IMF का टाई अप जो है वो पहले 2 के साथ में था, अब उसको बढ़ा के 6 कंपनी कर दिया। तो ये बड़ा टाई अप्स बढ़ा दिए।
लेकिन इसके अंदर इंश्योरेंस एजेंट, जो नॉर्मल इंडिविजुअल एजेंट है, उसके भी टाई अप बढ़ाने की बात चल रही थी कि पहले 3 इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी, लेकिन उसका कहीं पे जिक्र नहीं हुआ यहाँ पर। पांडे जी, देखिए, अभी आपने जो 3 इंश्योरेंस और 9 इंश्योरेंस कंपनी की बात की, तो एक्चुअली वो 9+9+9 करने जा रहे हैं। यानी एक कॉर्पोरेट एजेंट, मान लीजिए कोई बैंक है, तो वो 9 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट, 9 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 9 डिफरेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और 9, हालांकि अभी 9 शाही कंपनी नहीं है, स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो मेरे ख्याल से संख्या 7 है, एक वहां भी पॉसिबिलिटी बनती है। यानी एक बैंक, अगर हम बैंक को कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में माने, तो वो 27 इंश्योरेंस, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाई अप कर सकता है। पता ना, मेरा अपना मानना है कि इस तरह के टाई अप करने से कोई बहुत भूचाल आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बैंक का एक रिलेशनशिप मैनेजर 27 इंश्योरेंस कंपनियों के डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जानकारी लेकर के वो अपने कस्टमर को बेचे, ये संभव नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जब ये पहले शुरुआत में केवल 1+1+1 था, लगभग 10 साल पहले इसको 3+3+3 किया गया, तब भी कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि हर बैंक का अपना एक प्रेफर्ड इंश्योरेंस पार्टनर है, और कहीं ना कहीं वो बहुत होगा तो 1 से बढ़ा करके 2 या 3 तक बेचेगा, वो 9 का तो प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। मेरा ये बहुत ही स्पष्ट मानना है। सेम चीज है आईएमएफ के साथ। आईएमएफ से बहुत उम्मीदें थी कि जो यंग, स्मार्ट या जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग अपनी कंपनी खोलेंगे, लेकिन वो क्लिक किया नहीं है इंडिया में, तो उसका तो जिक्र करना यहाँ उचित नहीं है। आपने बात की टाइड एजेंसी जिसको बोलते हैं, कि एक अभिकर्ता जो एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है, और उसमें भी ये बात थी कि उसको 3 इंश्योरेंस कंपनियों के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। यानी उनको भी अभी 1+1+1 अलाउड है, 3+3+3 करने की बात थी, चर्चा में थी, और बहुत सारा चर्चा, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनियों का इस पे दबाव रहा होगा कि ये करना ठीक नहीं है। देखिए, जब हम बैंक की बात करते हैं, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं, तो ये एक थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो किसी और का प्लेटफॉर्म है जहां इंश्योरेंस कंपनी उसको यूज करती है। जबकि जो टाइड एजेंसी है वो इंश्योरेंस कंपनी का अपना एजेंसी चैनल है। एक एजेंट को रिक्रूट करने, उसको ट्रेनिंग देने, उसको ग्रूम करने में पैसा लगता है, टाइम लगता है। तो ये कैसे होगा कि एलआईसी किसी एजेंट को खड़ा करे और 2 इंश्योरेंस कंपनी फ्री में आकर के उससे अपने साथ टाई अप कर ले? या तो कुछ मैकेनिज्म ये बने कि आईआरडीए खुद ही एजेंट रिक्रूट करे, खुद ही टाई अप कर, खुद ही उसको ग्रूम करे, और एजेंट से बोल दे कि ठीक है, आप 3 कंपनियों को अपने मन से आप चूज कर लीजिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक कंपनी खर्चा करे और 2 कंपनी उसका फायदा उठा ले। मेरा, हालांकि ऐसी कोई सूचना नहीं है, ना ही पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं भी किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सीईओ होता, तो मैं इस चीज का इस मतलब ग्राउंड पे मैं उसका विरोध करता। तो टाइड एजेंसी बहुत ही वैल्यूएबल है। अब देखिए, एलआईसी में आज भी 96-97% बिजनेस, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो टाइड एजेंसी से ही आता है, जबकि इतने बैंक का इंश्योरेंस, इतने सब कुछ चल रहे हैं। तो बड़ा ही वैल्यूएबल एसेट होता है, उसको जल्दी कोई जाने नहीं देगा। तो ये विरोध हमको लगता है, मेरा मानना है, इंश्योरेंस कंपनियों से आया होगा, और उसको भी ठंडे बस्ते में शायद डाल दिया गया। परफेक्ट। जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है, वहाँ पे एमफी जो है, सारी चीज़ें जो है एमफी के द्वारा होती है, और फिर जो है डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल कंपनीज में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है। यहाँ भी लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल करे, उस तरह का कुछ काम तब बात वैसा हो तो देन इट इज ओके। एक खबर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के ऊपर आई थी, इसके बारे में कुछ बताइए। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के ऊपर जो रेगुलेटरी आई है वो क्या है, इसे समझाइए थोड़ा, सैंडबॉक्स क्या है? देखिए, सैंडबॉक्स एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि लिमिटेड क्षेत्र में किसी नए चीज के बारे में एक्सपेरिमेंट किया जाए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम जानते हैं कि जब कोई नया ड्रग आता है तो पहले उसके चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बाद में कंसेंट लेकर के कुछ लोगों के ऊपर उस दवा का मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और जब सब ठीक ठाक पाया जाता है तभी उसको मास स्केल में मार्केट में लॉन्च किया जाता है। पिछले कुछ दिनों में इंश्योरेंस, जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस था, काफी चीजें बदली हैं, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस में, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस केवल हॉस्पिटल की बिलिंग देने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब हेल्थ केयर, हेल्थ मॉनिटरिंग, हेल्थ गाइडेंस वाले क्षेत्र में भी आ गया है। तो बहुत टेक्नोलॉजी ने भी फायदा किया है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आईआरडीए शायद पसंद नहीं कर पाएगा, कोई भी रेगुलेटर पसंद नहीं कर पाएगा,
कि फैंसी चीजों को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाए। इसलिए सैंड बॉक्स का मतलब ये होता है कि आप नए प्रोडक्ट, नया टेक्नोलॉजी, नया कॉम्बिनेशन जो भी आपने सोचा है उसको एक लिमिटेड नंबर के अपने कस्टमर पे पहले उसको आप टेस्ट करें, और अगर वो टेस्ट सही निकलता है तब जाकर के ही IRDA आपको अप्रूवल देता है कि आप ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक तो इंश्योरेंस कंपनी खुद अपने लेवल पे इनोवेशन कर सकती है, कुछ नया ला सकती है, वो भी अलाउड है, या इंश्योरेंस कंपनी किसी बाहरी कंपनी के साथ, टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ, वियरेबल टेक्नोलॉजी, गूगल के साथ, बहुत सारे, फिटबिट है, या इंडिया में भी वो करके कोई कंपनी थी, मैं नाम भूल रहा हूं, उनके साथ आप टाई अप करके कुछ नया लाएं। मतलब ये है कि आप पहले एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट ठीक हो तभी आपको हम प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने का परमिशन देंगे। इसके लिए आपको IRDA के पास जाकर के बोलना पड़ता है कि हम ये काम करना चाह रहे हैं। IRDA परमिशन देता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसका रिजल्ट दिखाते हो, फिर IRDA आपको हाँ या ना बोलता है। तो ये है सैंड बॉक्स अप्रोच, और इंडिया में इसको लगभग 3-3.5 साल पहले लॉन्च किया गया, और इस सैंड बॉक्स अप्रोच से बहुत सारी चीजें मार्केट में निकल के आई हैं। आपने देखा होगा कि आज के डेट में बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप अपने हेल्थ को ठीक से मॉनिटर करते हो, जिम जाते हो, मतलब अपना हेल्थ, तो आपको हम अगले साल प्रीमियम में रिडक्शन दे सकते हैं। आदित्य बिरला का तो चैलेंज है कि अगर आप उनके मापदंडों पे खड़े होते हो तो अगले साल आपको 100% प्रीमियम वेवर हो जाएगा। अभी आपने सुना होगा मार्केट में आई है कि मैं किस तरह से मोटर गाड़ी ड्राइव करता हूं उस पर प्रीमियम लगेगा, या मैं कितना ड्राइव करता हूं उस पर प्रीमियम लगेगा। ये सारी जो नई नई इनोवेशन आई है मार्केट में, ये उस सैंड बॉक्स अप्रोच के कारण ही आई। तो IRDA ने ये डिसाइड किया है कि सैंड बॉक्स को हम लगातार चलाते रहेंगे। पहले उनका ये था कि वो एक अनाउंसमेंट करते थे, इनवाइट करते थे इंश्योरेंस कंपनी को कि आइए, अभी हमने विंडो खोला है, जिसको जिसको आना है आइए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि देयर विल बी नो विंडो एंड कोहोर्ट कंसेप्ट। ये विंडो लगातार खुला है, जिसको जब आना है आइए एक्सपेरिमेंट कीजिए, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम भी बढ़ा दिया है। पहले ये टाइम फ्रेम केवल 6 महीने था, अब उसको बढ़ा करके उन्होंने 3 साल कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे कि मार्केट में प्रोडक्ट इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये सब चीजें आएंगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है ये IRDA। मुझे ऐसा लगता है पांडे जी कि कुछ साल पहले, मे बी इन द ईयर 2000, जब यूनिट लिंक प्लान जो आए थे, उस वक्त अगर सैंड बॉक्स होता तो यूनिट लिंक प्लान की वजह से जो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी हुई थी, उसके बाद में कई सारे लोगों ने उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली थी, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे यूनिट लिंक प्लान की वजह से। उसमें कमीशन भी बहुत ज़्यादा थी, बाद में वो कम करनी पड़ी IRDA को। तो अगर ये सैंड बॉक्स उस वक्त होता तो शायद ये सब दिक्कतें नहीं आती। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें लिंक नहीं होंगी, क्योंकि सैंडबॉक्स में बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन का डोमिनेंस होता है। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारा ह्यूमन ग्रेड प्रोडक्ट जो कह लीजिए टेक्नोलॉजी, इसमें सैंडबॉक्स में टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन इज द की वर्ड। ओके। सो एक और न्यूज़ जो चर्चा में रही, इसमें से जो समझने लायक है कि सॉल्वेंसी नॉर्म्स फॉर जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, इसके ऊपर भी कुछ आर्टिकल लिखा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कीजिए। सॉल्वेंसी नॉर्म्स के ऊपर बातचीत हुई है। सॉल्वेंसी जो होता है, सॉल्वेंसी का मतलब सिर्फ ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास उतना पैसा होना चाहिए उनके खाते में कि अगर जो क्लेम आने वाला है, एक्सपेक्टेड क्लेम है, उसकी वो भरपाई कर पाए। बीइंग सॉल्वेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप अपनी देनदारी को क्लियर कर पाए। तो देखिए इंश्योरेंस क्या होता है, मेरे पास उतना बैकअप होना चाहिए, मेरे पास उतना रिजर्व फंड होना चाहिए, फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए कि जो एक्सपेक्टेड क्लेम है वो आप दे पाए। अगर आप वो क्लेम नहीं दे पा रहे हैं, देन यू आर इनसॉल्वेंट एंड दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, यू कैन बी डिबार्ड फ्रॉम डूइंग फर्दर बिजनेस बाय IRDA। ये हकीकत है, ये टेक्निकल मतलब अकाउंटिंग वर्ड है। इंश्योरेंस में क्या होता है, खास करके लाइफ इंश्योरेंस में, शुरुआत तो आप, जैसा कि मैंने कहा कि आप 100 करोड़ से करते हो, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ने लगता है आपको बैकअप में और पैसा चाहिए। उतना इनकम प्रॉफिटेबिलिटी होती नहीं है शुरू के कई सालों में, क्योंकि 7-8 साल बाद ही आप प्रॉफिट कमाना चालू करते हो। तो क्या होता है कि आपको अपने घर से पैसा डालना पड़ता है और कैपिटल बढ़ाना पड़ता है। IRDA ने मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रखा है, इट इज ऑल अबाउट एक्चुरियल साइंस। मैं उसका विद्वान नहीं हूं, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूं अभी भी उसका। उनका एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आपका
पोर्टफोलियो में किस तरह की पॉलिसियां कितनी हैं। जैसे नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसी का सॉल्वेंसी मार्जिन का रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला अलग होगा, यूलिप का अलग होगा, विथ प्रॉफिट का अलग होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोर्टफोलियो, योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक कंपनी के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन का कैलकुलेशन किया जाता है और उतना पैसा आपके नेटवर्थ में होना चाहिए। वो जो बल्कि उतना ही नहीं होना चाहिए, इंडियन रेगुलेशन में उसका 1.5 गुना होना चाहिए। हमारे यहाँ जो सॉल्वेंसी मार्जिन का जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 1.5, नॉट 1 इज 100%। तो 1.5 मतलब अगर आपकी एक्सपेक्टेड देनदारी 100 रुपए की है तो आपके पास 150 रुपया होना चाहिए। अब ये बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो 150% का रिक्वायरमेंट है ये जरूरत से ज्यादा है और ये कैपिटल को ब्लॉक करता है। बहुत दिनों से बातचीत चल रही है रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी मार्जिन कैलकुलेशन कि थंब रूल मत दीजिए। LIC का पोर्टफोलियो अलग है, उसको भी 150%। मे भी जो नई एज की कंपनी है एडेलविस्टो, कियो, अभिवा, मतलब ये लोग छोटी कंपनियां हैं, इनका भी 150%, ये जस्टिफाइड नहीं। तो देयर शुड बी रिकंसिडरेशन और बहुत दिनों से इस पे एक बात चल रही है RBC, रिस्क बेस्ड मतलब सॉल्वेंसी मार्जिन। खैर वो अभी डिसीजन नहीं हुआ है। यहाँ बात ये है कि इन्होंने IRDA ने जरूर कुछ स्टडी किया होगा और ये पाया होगा कि किसी खास प्रोडक्ट में जो सॉल्वेंसी मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वो शायद ज्यादा है, उतने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने 3 बिजनेस में सॉल्वेंसी मार्जिन को घटाया है। एक तो यूलिप पॉलिसी में है, दूसरा क्रॉप इंश्योरेंस में है और तीसरा ये है जो बैंकों के थ्रू जो ये जनधन योजना में जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना वगैरह जो दिया जा रहा है उसके लिए उन्होंने सॉल्वेंसी मार्जिन का रिक्वायरमेंट घटाया है। सॉल्वेंसी मार्जिन घटाने का मतलब ये हो गया, उसी डाटा में है कि लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपया अब फ्री हो जाएगा। यानी अब उनको कंपलसरी एक कंपार्टमेंट में नहीं रखोगे आप, इंश्योरेंस कंपनियां उस पैसे को निकाल सकती हैं और जब निकालेंगी तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में ही यूज करेंगी, ऐसा मानना है IRDA का। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है और बिल्कुल उतने जो पैसा फ्री होगा कहीं ना कहीं वो बिजनेस एक्सपेंशन में यूज होगा। तो टोटल जितनी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, सबका जो है करीबन 2000 करोड़ फ्री हो जाएगा। हाँ। जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ और कामों के लिए, इसके एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो 1500 करोड़ फ्री होने का मतलब है कि 15 नई कंपनियां रजिस्टर तो कर सकती हैं। करेक्ट उतना अमाउंट हो गया वो। यस उतना अमाउंट हो गया, बहुत बढ़िया। और एक न्यूज थी, रजिस्ट्रेशन ऑफ शिमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक नई जनरल इंश्योरेंस आई है, आपने बताया इसके बारे में। बहुत समय के बाद, पांडे जी, बहुत समय के बाद एक नई इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, देखिए कई बार लोग कहते हैं कि इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी बहुत बढ़ गई है। लगभग 34 या 33 जनरल इंश्योरेंस है, 22-23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ स्पेशल वाली इंश्योरेंस कंपनी है। आपको जान करके आश्चर्य हो गया कि दुबई जैसी कंपनी में 200 इंश्योरेंस कंपनी। दुबई का क्या मतलब, अगर देखिए संख्या वाइज कितना है। मेन बात यह है कि कंपनी कितनी है वो माने नहीं रखता है, कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, सॉल्वेंट है कि नहीं है, ये माने रखता है। अब जो लास्ट जो एक फेज आया था जब बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था वो था 2007-8 के आसपास। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि ये कंपनियां आई हैं उसी वक्त सब प्राइम क्राइसिस भी आया, 2008 का जो वर्ल्ड क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये कंपनियां ठीक से काम कर नहीं पाई। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखें तो आप पाएंगे कि नीचे से जो 7 कंपनियां हैं ना, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से 7 कंपनियां हैं, उनका कंबाइंड मार्केट शेयर 1% भी नहीं है। आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट टू बी अप्रिशिएटेड। इतने दिनों से काम कर रहे हैं फिर भी उनका धंधा बढ़ नहीं रहा है। हो सकता है उनके अपनी इश्यूज है, उनके अपने प्रॉब्लम हो, लेकिन अब कुछ लोग काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। करेक्ट। ये नहीं काम करने की अपनी मजबूरी हो सकती है। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आएगी, अब क्या है, थोड़ा ट्रेडिशन बदल गया, कोई भी नई कंपनी आएगी वो जरूर टेक ड्रिवन कंपनी होगी और नए तरीके से काम करना चाहेगी, नए प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहेगी। उनके लिए एंड टू एंड हो सकता है डिजिटल मूवमेंट ही हो। तो ये सब स्वागत योग्य है और एक को तो लाइसेंस इन्होंने दे रखा, अभी दिया है, इस नोट में बताया गया, और 16-17 पाइपलाइन में है। कम से कम 1-2 कंपनी के बारे में मैं जानता हूँ कि वो लोग ऐसे हैं कि शायद वो किसी एक प्रोडक्ट पे ही काम करेंगे, केवल मोटर इंश्योरेंस बेचेंगे, सब कुछ नहीं करेंगे, केवल हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे। हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में केवल डायबिटिक हेल्थ इंश्योरेंस करें। ये सब भी चीजें डिस्कस थी, अभी वो आया नहीं है,
एक और जो रिक्वेस्ट जो IRDA पुश कर रहा है सरकार के पास, ये जो 100 करोड़ का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एंट्री बैरियर है, इसको आप घटा करके 50 या और कम लाइए। मानिए कि कोई कंपनी है जो केवल बिहार में काम करना चाहती है, उसको ऑल इंडिया में काम नहीं करना है और केवल वो मोटर इंश्योरेंस में काम करना चाहती है, तो उससे भी आप 100 करोड़ क्यों मांग रहे हो? जबकि आप 100 करोड़ उससे भी मांगते हो जो पूरे इंडिया में काम करना चाहता है या पूरे हर प्रोडक्ट लाइन में काम करना चाहता है। तो ये पांडा जी ने शुरू से ही बहुत इस पे इंफेसिस किया है। मेरे ख्याल से उनकी भी बात बन नहीं रही होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, क्योंकि वो अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। तो और इंश्योरेंस कंपनियां आएंगी, इसको माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियां कहते हैं। इस मामले में हमारे अगल बगल के देश, छोटे देश ज्यादा तेज है। नेपाल में अभी कल ही 7 या 8 माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों को लाइसेंस दिया गया, बांग्लादेश में दिया। हम अभी इस मामले में पीछे चल रहे हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया मनोज पांडे जी, आपने ये जो IRDA की प्रेस नोट आई उसमें जितनी भी बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें थी हमें डिस्कस करने लायक, आपने सभी बातों को बहुत ही डिटेल में हमें जानकारी दी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन है। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए। थैंक यू रंजीत जी। और फिर वही डिस्क्लेमर कि मैंने यहाँ जो कुछ भी बात कही है ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, इसका मेरी संस्था से कोई रिलेशन नहीं है। That is the standard disclaimer which we are supposed to correct tell in every forum. Thank you very much. Perfect. बहुत बहुत धन्यवाद मनोज पांडे जी। और अब दर्शकों के पास आना चाहूंगा कि जो भी आज के इस प्रोग्राम में हमने चर्चा की है, ये सारी ही बातें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि BITV इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।